नमस्कार, आज के बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार की। आज बाजार में क्या एक्शन रहा, किन शेयरों में दिखी तेजी, किन शेयरों में रही गिरावट, पूरी अपडेट लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रियंका उप्पल। बताएं प्रियंका, क्या क्यूज रहे, क्या ट्रिगर्स रहे और क्या सेक्टर्स रहे जिन्होंने मार्केट में आज मूवमेंट दिखाया है? बिल्कुल, देखिए आज बाजार पर ग्लोबल सेंटिमेंट सबसे पहले हावी थे, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि सुबह से ही एक डाउनसाइड प्रेशर था बाजार पर। बाजार गैप डाउन खुले ग्लोबल क्यूज के फ्रंट पर और उसके बाद वहां से रिकवरी तो आई भी बाजार में। बियर्स एंड बुल्स की दोनों तरफ की लड़ाई देखने को मिली। 15,800 पहले बड़ा सपोर्ट था, उसे बाजार लगातार प्रोटेक्ट करता रहा, लेकिन क्लोजिंग के समय उसके नीचे जाकर बंद हुआ, लेकिन 15,700 के ऊपर हुआ। ये भी सिग्निफिकेंट बात है। बैंकिंग स्टॉक्स ने ज्यादा प्रेशर बनाया लास्ट 1 आवर में, जिसके चलते हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी ज्यादा रिकवर नहीं हो पाया। हाफ द माइल ही शायद रिकवर हो पाया जिस लेवल से वो ओपन हुआ था, गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था। आज कौन से सेक्टर्स ने परफॉर्म किया? आज परफॉर्मिंग सेक्टर से क्रूड का फैक्टर डोमिनेंटली प्ले हुआ। एनर्जी स्टॉक्स में, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में इनमें क्लियरली आपको देखने को मिला, और जिसके चलते आपने निफ्टी के बड़े मूवर्स जो देखे वो ओएनजीसी, पावर स्टॉक्स, एनटीपीसी, क्योंकि गवर्नमेंट पैक में आपको माइनिंग, पावर, एनर्जी, ये सारा स्पेस चलते हुए दिखाई दिया। और इसके अलावा रिलायंस ने बड़ा सपोर्ट दिया। लीडरशिप चेंज सेशन प्लान का ये पूरा जो न्यूज़ थी वो बाजार को पसंद आई। कल भी बाजार रिलायंस स्ट्रॉन्ग था और आज भी बाजार को सहारा रिलायंस ने दिया। इसके अलावा कोल इंडिया जैसे स्टॉक, वहाँ पर आपको एक तेज़ी देखने को मिली, तो बहुत लिमिटेड एरिया से जो सेक्टोरिकली आज आपको तेज़ दिखाई दिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बाजार को किसने नीचे की तरफ खींचा? पहला आईटी इज कंटिन्यूसली फेलिंग टू रिबाउंड। अगर थोड़े बहुत साइंस रिवाइवल के आते भी हैं, कल लास्ट आवर में थोड़ा सा आईटी मूव दिखा रहा था, शायद लग रहा था शॉर्ट कवरिंग का बाउट आ जैसे कल मेटल्स में आया था, लेकिन वो आज कंप्लीटली नहीं दिखा। आईटी एक ड्रैगर था। उसके अलावा एफएमसीजी पैक में, जहां हमने पीछे के दिनों में मूव्स बनते हुए देखे, थोड़ा डिफेंसिव बाजार होना चाह रहा था, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स पर ज्यादा बेट लेना चाह रहा था, वहां पर आपको एक टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ये कुछ दो सेक्टर्स है जो सबसे ज्यादा वीकनेस दिखा रहे थे। इसके अलावा एफएनओ में कौन से इंपॉर्टेंट काउंटर्स है जिनमें अच्छे मूव्स देखे? बॉश लिमिटेड, एबर्ट इंडिया, इनमें अच्छे खासे मूव थे, टॉप गेनर्स थे एफएनओ के। इसके अलावा सीमेंट पैक में भी आपको मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिखाई दिया। लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड इंडिया सीमेंट जैसे काउंटर, अल्ट्राटेक सीमेंट, वहां आपको लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दिए, और साथ ही ट्रेंड जैसे काउंटर जहां पर आपको तेजी की बेट्स दिखी। इसके अलावा ऑटो पैक में आपको लिमिटेड कुछ बेट्स दिखी। अशोक लेलैंड जैसे काउंटर स्ट्रॉन्ग थे, अदरवाइज उसको छोड़ दे तो बहुत ही फ्लैट टू पॉजिटिव का कारोबार, फ्लैट टू पॉजिटिव, कुछ खास सहारा भी नहीं दिया ऑटो पैक ने, और ना बाजार को नीचे की तरफ भी नहीं खींचा। तो मेजर मूवर्स जो थे एनर्जी, ऑयल एंड गैस पैक से आए, और मेजर ड्रैगर्स जो थे वो आईटी और एफएमसीजी पैक से आए। आज के दिन देखना होगा कल एक्सपायरी अब किन लेवल्स पर होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। अब बात कर लेते हैं रिलायंस की। आरआईएल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, आगे के लिए क्या ट्रिगर्स हैं, बताएंगे हमारे साथ सौमित सरकार। सौमित, क्या बड़े ट्रिगर्स हैं और क्यों स्टॉक में इतना एक्शन दिख रहा है? अगर पहले आप देखेंगे तो कल पोस्ट मार्केट अनाउंसमेंट आया कि रिलायंस जो कि चेयरमैन अब आकाश अंबानी बनेंगे, और ब्लूमबर्ग की भी एक न्यूज़ रिपोर्ट थी जहां पे कह रहे थे कि ईशा अंबानी अब हेड करेगी रिलायंस रिटेल वेंचर, जो कि रिटेल आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। उसी के साथ मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है कि आगे जाके अनंत अंबानी एनर्जी डिवीजन, जो कि ऑयल टू केमिकल और जो अपस्ट्रीम बिजनेस है, उसको हेड करने वाले हैं। बट याद रखिएगा, मुकेश अंबानी स्टिल चेयरमैन और एमडी रहेंगे आरआईएल के, और वो चेयरमैन रहेंगे जियो प्लेटफॉर्म्स के, जो कि होल्डिंग कंपनी है रिलायंस जियो के। अब अगर आप सेगमेंट वाइज डिवीजन देखेंगे इन सारी सेगमेंट्स का, तो एनर्जी करीब 57% कॉन्ट्रीब्यूट करती है रेवेन्यू पे, बट एबिटा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है 50, बट जो टोटल वैल्यूएशन में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है एनालिस्ट के हिसाब से वो सिर्फ 24% है। बल्कि रिटेल का अगर आप देखेंगे तो एबिटा कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 9% है, बट एनालिस्ट रिटेल डिवीजन को करीब 38% वैल्यूएशन देते हैं टोटल रिलायंस इंडस्ट्रीज के वैल्यूएशन में। और जियो की अगर हम बात करें तो 34% एबिटा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और पूरे वैल्यूएशन में 30% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है रिलायंस जियो का। अब आगे जाके कौन से सेगमेंट्स को बेनिफिट्स होगा और कैसा बेनिफिट होगा? पहले तो अगर हम एनर्जी डिवीजन की अगर हम बात करें तो राइजिंग ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, हायर गैस प्राइजेज और इंप्रूविंग केमिकल मार्जिन जो है वो बेनिफिशियल रहेंगे एनर्जी डिवीजन की। टेलीकॉम की अगर हम बात करें तो टैरिफ हाइक, इंप्रूविंग सब्सक्राइबर मिक्स और जो ब्रॉडबैंड बिजनेस ग्रो कर रहा है वो की ट्रिगर्स रहेंगे। और रिटेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो स्टोर एक्सपेंशन, कंपनी का पोर्टफोलियो एक्सपेंशन और जो ऑनलाइन बिजनेस है जियो मार्ट, उसको जो बढ़ता ट्रैक्शन मिल रहा है वो की ग्रोथ ट्रिगर्स रहेगा रिटेल डिवीजन का। अब अगर हम देखेंगे तो 2014 से रिलायंस इंडस्ट्रीज कंटिन्यूसली जो नेक्स्ट जनरेशन अंबानीज है उनको अपने कंपनीज में इंडक्ट किए जा रही है। आकाश को पहले रिलायंस जियो के बोर्ड में एक पोजीशन दिया गया था, फिर रिलायंस रिटेल वेंचर
वेंचर्स में और सावन में और जियो प्लेटफॉर्म्स में भी। और ईशा की अगर हम बात करें तो रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड्स में भी हिस्सा ले चुकी है। और अनंत अंबानी की अगर हम बात करें तो वो रिलायंस रिटेल, जियो प्लेटफॉर्म्स में अब बोर्ड में हिस्सा है और जो नए 2 एनर्जी डिविजन्स है रिलायंस के उसमें और O2C बिजनेस में भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित इस सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देश में ईवी की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए ऑटो एंसिलरी कंपनीज ने कैपेक्स बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया। इस पर ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़े हैं खुशबू तिवारी। खुशबू, बताएं। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड हमें देखिए भारत में चाहे 2 व्हीलर्स हो चाहे 4 व्हीलर्स हो, डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और इसी के मद्देनज़र जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ हैं, ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वो भी इस पे अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मिंडा इंडस्ट्रीज़, उन्हें अनुमान है कि अगले 4 साल में जो उन्होंने ईवी सेगमेंट से जो टर्नओवर है वो 1,500 करोड़ रुपए का रहने वाला है। इसके लिए वो केपेक्स भी प्लान कर रहे हैं। 4 से 5 साल में 400 से 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान है फॉर ईवी कंपोनेंट्स। ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इन्हें अनुमान है कि जो उनका टोटल रेवेन्यू शेयर है ईवी कंपोनेंट्स की तरफ से वो दोगुना हो जाएगा अगले 3 से 5 साल में। अभी फिलहाल जो रेवेन्यू में 3% का कंट्रीब्यूशन आता है इन कंपोनेंट्स की ओर से, उन्हें उम्मीद है कि ये 6 से 8% बढ़कर हो जाएगा। सुप्रजीत इंजीनियरिंग की बात करें तो उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि अगले 3 साल में जो ग्लोबल OEM को सप्लाई करते हैं केबल्स वगैरह सुप्रजीत ऑटोमेटिव के जरिए, उस एक्सपोर्ट का 30% ईवी सेगमेंट के लिए ही जाएगा। साथ ही वे नए ग्रीनफील्ड प्लांट लगा रहे हैं कर्नाटक में, जिससे सिर्फ ईवी अपना जो उनका ईवी पोर्टफोलियो है उसे बढ़ाया जा सके। अपना एक जो पहला फेज़ है उसमें वे 25 से 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ढेर सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सिर्फ ईवी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे DC टू DC कन्वर्टर्स की बात करें, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, या और इसके अलावा जो नॉर्मल इक्विपमेंट्स जाते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। इसलिए ब्रिटानिया के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर से जुड़े बड़े बदलाव हुए हैं। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं विनी मोतीवाला। विनी, बताएं क्या क्या बदलाव हैं? ET रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटानिया में आने वाले हैं नए CEO। ये पहली बार है कि ब्रिटानिया में जो MD और CEO की पोजीशन है वो अभी डिवाइड जाएगी। तो जो MD CEO थे वो वरुण बेरी थे, वो कंटिन्यू रहेंगे MD की पोजीशन में। और जो नए CEO आएंगे वो है रजनीत खोली, और वो लेंगे CEO की जगह ब्रिटानिया में, और वो रिपोर्ट करेंगे वरुण बेरी को। नाउ मेन रीज़न देखें तो ये ET रिपोर्ट के अनुसार जो रजनीत खोली जी है वो आ रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क से। वो सेकेंड इन लाइन थे जुबिलेंट फूडवर्क में, और उसकी वजह से हम आज देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर भी बढ़ रहा है जुबिलेंट फूडवर्क में। तो रजनीत खोली जुबिलेंट फूडवर्क से आने वाले हैं ब्रिटानिया में, और ये टैग क्या लेके आएंगे, CEO, जो नए CEO की टैग और डिफरेंशिएट किया है पोजीशन को MD और CEO के। ना मेन रीज़न क्या है ये डिवीजन होने के लिए जो था, क्योंकि कंपनी अब फोकस करने वाली है, ज़्यादा ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन करने वाली है फूड कंपनी बनने के लिए ब्रिटानिया। तो उसकी वजह से काम भी बढ़ेगा और डिवीजन ऑफ वर्क भी ज़्यादा हो जाएगा। वो फोकस करने वाले अपने एडजेसेंसीज में, वैसे डेयरी बिजनेस देखे, रस बिजनेस देखे, वो वेफर्स बिस्किट बिजनेस देखे, वहाँ सब भी उनके फोकस बढ़ने वाले हैं। और ये मेन रीज़न है कि एक डिवीजन के लिए, क्योंकि काम बढ़ेगा। और ये ET रिपोर्ट के अनुसार ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वरुण बेरी ज़्यादा बड़े रोल्स रहेंगे वाडिया ग्रुप में ओवरऑल भी, पर वो कंटिन्यू ही रहेंगे ब्रिटानिया के MD की पोजीशन में। और अब नई पोजीशन जो बन के आ रही है वो है CEO ऑफ द कंपनी, जहाँ पे रजनीत खोली आने वाले हैं और रिपोर्ट करेंगे वरुण बेरी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। बात करते हैं क्रेडिट स्विस ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर कवरेज शुरू कर दिया। आज शेयरों में गिरावट दिख रही है। पूरी रिपोर्ट के साथ चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताएं। क्रेडिट स्विस ने AU स्मॉल फाइनेंस पे कवरेज इनिशिएट किया है और एक अंडर परफॉर्म रेटिंग दिया है। टारगेट प्राइस 510 रुपये पर शेयर, और इसके वजह से शेयर आज दबाव में है, काफ़ी प्रेशर है शेयर पे। अब हम देखते हैं कि क्या कारण है। एक है कि क्रेडिट स्विस कहता है कि जो AU स्मॉल का अच्छा ग्रोथ आया है, 35% ग्रोथ AUM में आया है ईयर ऑन ईयर लास्ट 5 ईयर्स से, तो जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है वो अब रिड्यूस होता जाएगा क्योंकि बेस हायर है, और जो उनका ग्रोथ आएगा वो लोअर यील्डिंग, लोअर वैल्यू एसेट्स से भी आना चालू होगा, जिसके वजह से
प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा प्रभाव आएगा। और वही डायरेक्शन में जो वो बोल रहे हैं कि ROAs भी काफ़ी प्रेशर में रहेंगे। जो प्री प्रोविजनिंग ROAs है वो काफ़ी फ्लैट रहे हैं, ये अच्छे ग्रोथ के दौरान भी ये काफ़ी फ्लैट रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि लोअर फंडिंग कॉस्ट और अच्छे ग्रोथ के बाद भी ये प्री प्रोविजनिंग ROAs जब तक इम्प्रूव नहीं होंगे तब तक ये स्टॉक पे प्रभाव आना मुश्किल है। और वो इम्प्रूव नहीं होंगे क्रेडिट स्विस के मुताबिक, क्योंकि ओपेक्स काफ़ी हाई रहा है और जो न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू जोग्राफीज़ में AU स्मॉल ग्रो हो रहा है उसके वजह से ओपेक्स एलिवेटेड रहेगा, वैसे क्रेडिट स्विस का मानना है। तीसरी चीज़ है क्रेडिट कॉस्ट। वो कहते हैं कि क्रेडिट कॉस्ट जो कि आज तक कम आया है वो बढ़ना चालू होगा, जैसे ग्रोथ कोर मार्केट से बाहर जा रहा है AU स्मॉल का और प्रोडक्ट सेगमेंट कोर प्रोडक्ट सेगमेंट से भी बाहर जा रहा है, क्रेडिट कॉस्ट ऊपर आएंगे। तो ये हायर वैल्यूएशन कमांड जो AU का रहेगा उस पर थोड़ा प्रेशर आएगा, जो कि ऑलरेडी आज दिख रहा है। और जो क्रेडिट स्विस मानता है टारगेट प्राइस 510 का होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं डॉलर की। डॉलर के रुपए के साथ तालमेल की। डॉलर के मुकाबले रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी आज भी जारी रही। एक डॉलर का भाव 79 रुपए के करीब पहुंच चुका है। रुपए में इतनी गिरावट की क्या वजह है, पूरे अपडेट लेकर विश्वमोहन जुड़ रहे हैं। विश्वमोहन, बताएं कि ये इतना क्यों टूट रहा है और सवाल ये है कि क्या आगे भी ये ट्रेंड जारी रहेगा या बस इतना ही? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि FIIs की लगातार हम बिकवाली देख रहे हैं। परसिस्टेंट बिकवाली FIIs की तरफ से इंडियन इक्विटी मार्केट में देखने को मिल रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है क्रूड को लेकर जिस तरह से चिंता है, क्रूड की ऊंची कीमतें और करेंट अकाउंट डेफिसिट लगातार बढ़ चिंता यहाँ पर बनी हुई है, ये एक दूसरी वजह। तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि फेड का रुख काफ़ी सख्त है और महंगाई उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है और महंगाई कम करने के लिए वो जून के बाद अब जुलाई में भी करीब 0.75% ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगे। और इंडिया के पास वो रूम नहीं है, क्योंकि अब RBI की जो अगली पॉलिसी है वो अगस्त के महीने में है। तो जो बॉन्ड यील्ड का जो गैप है US बॉन्ड यील्ड का और इंडिया के बॉन्ड यील्ड का, वो काफ़ी नैरो हो जाएगा। तो इस वजह से भी यहाँ पर डॉलर को सपोर्ट मिल रहा है और इंडियन रुपीस में लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ समय के अगर रिटर्न की अगर बात करें तो रुपए में उस तरह की गिरावट नहीं आई थी जितना बाकी इमर्जिंग कंट्रीज़ के जो करेंसी है उनमें कमज़ोरी देखने को मिली। तो रुपया हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट अब तक नहीं दिखा पाया है। 7-8% की पिछले कुछ महीने में गिरावट आई है, जबकि कई सारे ऐसी करेंसी हैं जो डॉलर के मुकाबले 15 से 20% तक टूट चुके हैं। तो धीरे धीरे रुपए में भी वो गिरावट दिख रही है। और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अगर रुपए की आप प्राइस देखें तो वो 80 के ऊपर भी जा चुके। तो आने वाले समय में कई सारे एक्सपर्ट से बात हुई तो उनका मानना है कि अगले कुछ महीने में 80 के ऊपर भी डॉलर के मुकाबले रुपया जा सकता है। हालांकि ये रैली वन वे नहीं होगी, ये कमजोरी वन वे नहीं होगी, बीच में थोड़ी मजबूती भी दिखाएगा, लेकिन वापस से जो ट्रेंड है वो रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोरी का ही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन ये सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इक्वानिमिटी वेंचर्स के राजेश सहगल ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में सावधानी के साथ बने रहने की ज़रूरत है। उनके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी शेयरों में निवेश के बेहतर मौके हैं। सर, मार्केट में स्मार्टनेस दिखाएं या फिर अभी शांति से बैठे रहें? सर, हमारी फॉर्म का नाम है इक्वानिमिटी का मतलब है थोड़ा शांति रखिए। ये अच्छा नहीं, आई थिंक ये जो मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं हम ग्लोबली, और इंडिया एक्सेप्शन नहीं है, इंडिया में भी करेक्शन है, बट ग्लोबली जो हो रहा है आई थिंक ये एक ट्रेंड चेंजर है। और ये कोई नई बात नहीं है, हम काफी समय से ये आपके साथ भी कभी बात की है, पहले भी तो यही हमने कहा है कि ये यू हैव टू बी केयरफुल। तो ये अभी जो मौका चल रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, कुछ स्टॉक्स एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो ये मार्केट की साइकिल्स जो हमने देखी है पिछली 4-5 साइकिल 1990 से, उसमें एक सिंपल चीज यही है कि वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और लिक्विडिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। आज का जो दौर चल रहा है उसमें लिक्विडिटी जरा गायब हो गई है, कम हो गई है, लेकिन वैल्यूएशंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो ये जो मार्केट है ये बहुत अच्छी तरह स्टॉक पिक करने के लिए है। इसमें बहुत ज्यादा कंसर्न हो के मार्केट छोड़ने वाला मार्केट नहीं है। बिल्कुल राजेश, गुड ऑब्जर्वेशंस एंड इनसाइट्स फ्रॉम यू। लेकिन अब अगला बड़ा ट्रिगर जो बाजार के लिए आता हुआ दिखेगा डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए Q1 FY23 के नंबर
रिजल्ट सीजन की अगर बात करें, पूरे पिछले क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा हमने अप्स एंड डाउन्स देखे, कई सारे इवेंट्स देखे। क्या लगता है Q1 FY23 के नंबर्स में किन सेक्टर्स पर फोकस रखना चाहिए? तो आई थिंक मार्केट में फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहिए, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो इतना बड़ा शिफ्ट हुआ है ऑन द ग्राउंड। जो कंपनीज है, उनका जो बिजनेस है, जो ऑन द ग्राउंड धंधा चल रहा है, उसमें इतना ज्यादा शिफ्ट हुआ है, इतना ज्यादा चेंज हुआ है कि क्वार्टरली नंबर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कमोडिटी प्राइसेस, उसमें जो इतना सारा मूवमेंट हुआ है, या आप सोचिए इंटरेस्ट रेट्स या इन्फ्लेशन, जो कंज्यूमर का खरीदने की ताकत है, तो इन सब में इतना ज्यादा चेंज हुआ है कि एक क्वार्टर के नंबर पर तो कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस क्वार्टर में स्पेशली ये बहुत ही स्विफ्ट चेंज जो हुआ है, उसको आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना, लॉन्ग टर्म के लिए सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं मार्केट हम लोगों को। तो आई थिंक सेकेंड क्वार्टर का जो रिजल्ट होगा, उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेंट होगा।